हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राज की बात मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं राज किशोर। आज से मेरे साथ होगी हर रविवार राज की बात। राज मतलब सत्ता भी, सियासत भी, काम भी और अंजाम भी। मैं हर वो खबर आप तक लेकर आऊंगा जो छिपी हुई है इन पावर कॉरिडोर में या है फिर कहीं दूर। वो हर बात, वो हर फैसला जो आपसे छिपा कर रखा गया हो, जो कहानी वक्त की मोहताज बनाकर रख दी गई हो, उसके पन्ने मैं पलट कर आया हूं। उस राज से पर्दा मैं हटाऊंगा, राज की बात बताऊंगा। सबसे पहले सबसे बड़े राज की बात, जिस पर से पूरा देश पर्दा उठते हुए देखना चाहता है। एक ऐसी मिस्ट्री जिसका प्रत्येक पहलू जानना चाहता है प्रत्येक देशवासी, और 50 दिन बीत जाने के बाद भी सबके मन में एक ही सवाल है, और वो सवाल तब और गहरा हो जाता है जब उसमें एंट्री हो जाती है एक फोन कॉल की। और ये राज की बात अब पटना से मुंबई होते हुए दिल्ली के सियासी गलियारों तक पहुंच चुकी है और अब सबके होश उड़ाने वाली। बिहार से निकले इस लड़के की सक्सेस स्टोरी जब ट्रेजिक स्टोरी में बदली तो जिसको पता चला उसे भी धक्का लगा। मगर मुंबई की दुनिया कुछ अलग है। सुशांत की मौत की वजह जानना जब पूरा देश चाहता था, उसी समय मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड के तमाम बड़े नामों से पूछताछ शुरू की। फिल्म नगरी के भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म पर एक बड़ी बहस शुरू हो गई। रोज नई खबरें आ रही। मगर तभी सुशांत सिंह राजपूत के गमजदा परिवार को मुंबई पुलिस के एक आला अधिकारी का फोन आया। फोन की भाषा से सुशांत के परिजनों को शक हुआ कि उनके जिगर के टुकड़े को शायद ही न्याय मिल सके। सुशांत के क्रियाकर्म के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में कुछ ऐसा छपा जिससे उनके विश्वास की डगमगाती जमीन पूरी तरह से ही हिलने लगी। और यहीं से सुशांत की मौत में डूबे परिवार को भरोसा हो जाता है कि मुंबई पुलिस से उन्हें न्याय नहीं मिल सकता। यही है राज की बात। इस एक फोन कॉल और अखबार में छपे आर्टिकल के बाद परिवार ने लगाई बिहार सरकार से गुहार और पटना में दर्ज कराई एफआईआर। आखिरकार किसका था ये फोन और इसमें क्या कहा गया, और अखबार में छपे लेख और इस फोन कॉल के बीच में कोई रिश्ता था? राज की बात में इसी से उठाते हैं हम सिलसिलेवार पर्दा। काफी मन्नतों और पूजा पाठ के बाद सुशांत जैसा यशस्वी पुत्र परिवार में पैदा हुआ था। उसे इस तरह खोने के बाद पिता केके सिंह तो पूरी तरह टूटे हुए थे। बहनें और बहनोई के अलावा पूरा परिवार भी कुछ समझने की स्थिति में नहीं था। शोकमग्न परिवार की तंद्रा तब टूटी जब मुंबई पुलिस के एक आला अधिकारी ने 13वीं के बाद श्राद्ध कर्म के दौरान ही सुशांत के पिता से संपर्क साधा। सुशांत के पिता को उन अधिकारी की बातचीत बहुत अजीब लगी, क्योंकि वो अधिकारी सुशांत के पिता पर फिल्म जगत की नामचीन हस्तियों का नाम लेने के लिए दबाव बना रहे थे। मुंबई पुलिस के उस बड़े अधिकारी ने सुशांत के पिता से बॉलीवुड के बड़े लोगों का नाम तो लेने के लिए कहा ही, ये भी समझाने की कोशिश की कि इन सब ने उनके बेटे के साथ अन्याय किया, उस पर दबाव बनाया, जिस वजह से सुशांत ने आत्महत्या कर ली। जब पिता ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बारे में मुंबई पुलिस के उन आला अधिकारी से बात की तो उन्होंने उल्टा पिता को समझाया कि यहाँ खेल बड़ा है, और उन्होंने मुंबई बॉलीवुड के कुछ बड़े नाम लेने पर जोर दिया। पिछले 1.5 माह में आपने भी देखा होगा, जब तक बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तब तक मुंबई पुलिस की पूरी जांच नेपोटिज्म के आसपास ही भटक रही थी। सुशांत ने कौन सी फिल्में की, कौन सी छोड़ी, क्यों छोड़ी, इसी पर मुंबई पुलिस सिर खपा रही थी। तो क्या ये सब कवर अप था? क्योंकि अब शक की सुई सीधे सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया पर आ गई है, जिसे लेकर एफआईआर में काफी डिटेल में लिखा गया है।
वापस लौटते हैं उसी हैरान कर देने वाले फोन कॉल पर। पूरी तरह से टूटे और बुजुर्ग पिता को उन पुलिस अधिकारी की बात समझ में नहीं आई। उस समय उन्होंने फोन पर कोई भी बात करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बेटियों और दामादों से ये बातें साझा की। सब हैरान थे कि वो पुलिस अधिकारी आखिरकार कुछ नामचीन फिल्मी हस्तियों का नाम लेने के लिए क्यों उन्हें मजबूर कर रहे हैं। परिवार को इस फोन कॉल में ब्लैकमेलिंग की बू आ रही थी। ऐसा लगा सुशांत की मौत के बहाने मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार कुछ और तो हासिल करना नहीं चाहती। मगर दुख के पहाड़ तले दबा परिवार अपने सूने पड़ चुके संसार में कुछ तलाशने की कोशिश करता रहा और इस बात से थोड़ा आगे बढ़ा। 15 दिन बीते ही थे कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत का एक लेख छपा। इसमें सुशांत को मानसिक रोगी बताते हुए मामले को तुरंत खत्म करने की मांग की गई। यह देखने के बाद सुशांत का परिवार पूरी तरह से अशांत हो गया। उन्हें जांच की दिशा पहले ही गड़बड़ लग रही थी। असली गुनहगार को बचाने का प्रयास हो रहा है, उनका यह विश्वास और दृढ़ हो गया। सामना के आलेख को महाराष्ट्र सरकार का फरमान ही समझा गया, क्योंकि वहां शिवसेना की सरकार है। इससे उनके रिश्तेदारों को सदमा लगा और उन्हें आशंका हुई कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस का शायद जो लक्ष्य था वो हासिल कर लिया गया है और अब उनके जिगर के टुकड़े की मौत की जांच ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। इससे हैरान परेशान परिवार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जाने का फैसला किया। सुशांत के आईपीएस बहनोई ओपी सिंह ने बिहार सरकार के ताकतवर मंत्री संजय झा से संपर्क साधा। सुशांत के पिता, बहन और बहनोई सबकी मुलाकात संजय झा से हुई। उन्होंने मुंबई पुलिस अधिकारी के फोन से हुई बातचीत के बारे में बताया और सामना के आलेख व पूरी जांच के भटकने की बात कही। इसी के बाद संजय झा ने सीएम से बातचीत की और सुशांत के परिवार ने पटना में बुधवार को एफआईआर दर्ज कराई। उनका जो परिवार है उन्होंने संपर्क किया था मुख्यमंत्री से और वो चाहते थे कि बिहार पुलिस जांच करे इसका, और फिर उनका एफआईआर हुआ और बिहार पुलिस नेक्स्ट डे ही जा करके जांच कर रही है। पहली बार तो सही डायरेक्शन में जांच हो रहा है। 43 दिन हुआ क्या, बुला करके मीडिया इवेंट के अलावा मुंबई पुलिस तो एक एफआईआर दर्ज नहीं की। उससे तो पता चलता है ना कि दाल में कुछ काला है। इस एक एफआईआर से सुशांत के मौत की जांच की दिशा ही बदल चुकी है। जिस भाई भतीजावाद को लेकर बड़े बड़े निर्माता निर्देशकों से मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही थी, वो अब बैठ गई है और रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द बिहार पुलिस सुराग तलाश रही है। सुशांत के रिश्तेदारों ने यह भी बताया कि उनकी दोस्त अंकिता लोखंडे और लोगों से बातचीत के बाद यह तय हो गया था कि रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश की जा रही थी, यानी मुंबई पुलिस की जांच में झोल है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए अंकिता ने कहा भी अगर पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है तो कोई वजह रही होगी। मैं इतना ही कह सकती हूँ आपको, अगर परिवार ये चीजें कर रहा है तो बहुत सोच समझ कर रहा है। 3 दिन की जांच के भीतर ही रिया चक्रवर्ती ने भी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि सच की जीत होगी। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. सुशांत के पिता की एफआईआर के बाद महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर है। बिहार पुलिस की जांच को गैर कानूनी बता रही है, तो बिहार सरकार जांच के साथ साथ माकूल जवाब भी दे रही है। गृह मंत्री, मैं बताना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है। बिहार सरकार का हॉलमार्क न्याय के साथ विकास, न्याय हर व्यक्ति को मिलना चाहिए और बिहार पुलिस का जो
टैलेंट है इन्वेस्टिगेशन में। मैं समझता हूं कि बिहार पुलिस इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ऑड्स एंड डिफिकल्टीज वो इन्वेस्टिगेट करके सच्चाई को धरातल पर ले आएगी। तफ्तीश के दौरान मुझे तो ये सब बातें फोन पर पता चली। इसी दौरान ट्विस्ट से भरे इस अध्याय के सबसे बड़े राज का भी फाश हुआ। बताया जा रहा है कि जिन आला अधिकारी ने फोन किया था सुशांत के पिताजी को, उनके रिया चक्रवर्ती से भी बेहद अच्छे रिश्ते हैं। यानी कि मुंबई में भाई भतीजावाद के नाम पर जो सुशांत के पिता को समझाया गया कि खेल बड़ा है, यानी खेल वाकई बहुत बड़ा है। राज की बात में अब उस खबर की बात जिसमें छपा तो बहुत कुछ है लेकिन छिपा भी बहुत कुछ। राम की नगरी अयोध्या सजकर तैयार है। अपने आराध्य के भव्य मंदिर के भूमि पूजन का इंतजार है। लेकिन राज की बात में हम बताएंगे अयोध्या के वर्तमान की नहीं, भविष्य की बात। क्योंकि भव्य राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या और आसपास अनाधिकृत कॉलोनी, गेस्ट हाउस और छोटे होटलों की बाढ़ आ सकती है, जो शहर की भव्यता और इसके विशाल उद्देश्य को धराशायी कर सकता है। इसलिए राज की बात में जानिए अयोध्या का भविष्य कैसा होगा। अयोध्या के पास 400 से 500 एकड़ में नया शहर बसाने की योजना है। इसकी वजह है सरकार का अनुमान। आने वाले समय में अयोध्या में 1 से 2 करोड़ श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए आएंगे। इस बड़ी संख्या के सत्कार और आगमन के लिहाज से मौजूदा अयोध्या नाकाफी होगी। अगर अयोध्या को सुविधाओं से उन्नत भी कर दिया जाए तो भी यह राम नगरी जिस तादाद में श्रद्धालु आएंगे उनका सत्कार नहीं कर पाएगी। या तो फिर इसके आसपास अनियोजित और अमर्यादित विस्तार होगा, वरना तो जरूरी होगा कि एक नियोजित योजना बने और अयोध्या के इर्द गिर्द एक नया नियोजित शहर बसाया जाए। इस नए शहर को बसाते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि इसे कम से कम 200-300 सालों की परिकल्पना के आधार पर बसाया जाए, जिससे आने वाली सदियों में भी यहाँ पर आबादी और गाड़ियों का दबाव देखने को ना मिले, जैसा कि नई दिल्ली में लुटियंस इलाके या फिर चंडीगढ़ में ध्यान रखा गया है। रघुपति राघव राजा राम। सरकार इस शहर को वेटिकन सिटी की तरह विकसित करना चाहती है, जहां आधुनिक शहर की सभी सुविधाएं उपलब्ध हों और यह एक ऐसा धार्मिक और आध्यात्मिक शहर बनकर सामने आए जहां दुनिया भर के श्रद्धालु अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर आना चाहें। सरकार की योजना है कि यहां पर बनने वाले डोमेस्टिक एयरपोर्ट को आने वाले समय में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में भी अपग्रेड किया जाए, जिससे कि दुनिया भर के श्रद्धालु सीधे यहां पहुंच पाए। इसके अलावा इसे राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जोड़ने की योजना है। नए शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कल्चरल सेंटर, सभागार बनाने से लेकर 5 स्टार होटल, रिजॉर्ट और प्राचीन परंपरा, संस्कृति, धर्म, भाषा के अध्ययन का एक ऐसा गुरुकुल खोलने की भी योजना है जो शहर के मिजाज को लोगों के सामने स्वयं बताए। इस शहर को एक कनेक्टेड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है, जहां सभी सुविधाएं और बिल्डिंग आपस में कनेक्टेड होंगी। शहर में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे का जाल होगा। नागरिक सुविधाओं पर नजर रखने के लिए केंद्रीय कमांड कंट्रोल रूम होगा। मुख्य मार्गों और चौराहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरे लगाए जाएंगे, जो नेटवर्क डेटाबेस में मौजूद अपराधियों की शक्ल का मिलान करके संदिग्ध की जानकारी कमांड रूम को भेजेगा। अयोध्या शहर में कम से कम 60% भूमि क्षेत्र ग्रीन क्षेत्र के तौर पर रखने का प्रस्ताव है। सड़कों के किनारे आम, जामुन, इमली, जंगल जलेबी के पेड़ लगाए जाएंगे, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के परिचायक होंगे। शहर में बड़े बड़े पार्क होंगे और कई ऐसे स्पॉट भी तैयार किए जाएंगे जहां शाम के वक्त लोग लाइट एंड साउंड कार्यक्रम देख पाए। इसके अलावा कोशिश है कि शाम के समय ओपन एयर बस यहां पर चलाई जाए, जिसके जरिए
पर्यटक पूरे शहर का नजारा देख लें, जैसा न्यूयॉर्क, लंदन जैसे शहरों में होता है। इस परियोजना से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि नई नगरी को बसाने में पुरातनता के साथ में आधुनिकता का समावेश किया जाएगा। मसलन एयरपोर्ट का नाम भी पुरातन नाम पे रखा जाएगा और मार्ग को पथ कहा जाएगा, तालाब को सरोवर, और इसी तरीके से जो त्रेता युग के जो प्रतीकात्मक चिन्ह थे उनसे ये पूरी योजना जुड़ी दिखाई पड़ेगी। राफेल को हिंदुस्तान की धरती चूमते देखा होगा। उसकी गर्जना हिंदुस्तान से लेकर दुश्मन देशों में भी महसूस की जा रही है। लेकिन अगर आपके घर के आसपास ऐसी गर्जना सुनाई पड़ने लगे तो चौंक गए ना आप। दरअसल मोदी सरकार का प्लान यही है कि आपात स्थिति में किसी भी देश के हिस्से में ये विमान उतारे जा सके, और इस पर काम शिद्दत से चल रहा है। दुश्मन को उनकी हद और हैसियत बताने जब राफेल आया था तो उसका स्वागत न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान ने किया था, बल्कि टच डाउन की इन तस्वीरों ने हर भारतीय के शरीर में सिहरन पैदा कर दी थी। सीमा के इन प्रहरियों पर देश को नाज है तो सरहद के भीतर हिंदुस्तान की ताकत को गगनचुंबी आसमान पर ले जाने की ऐसी ही योजना मोदी सरकार ने बनाई है। हिंदुस्तान को विकास के हाईवे पर हाई स्पीड से दौड़ाने के लिए भारतमाला परियोजना देश के हर कोने में विस्तार ले रही है और सागर की तरह विशाल संभावनाओं से भरे जल और समुद्री मार्ग के विकास के लिए सागरमाला परियोजना साकार हो रही है। थल और जल मार्गों के जाल से देश को बुनने का बीड़ा मोदी सरकार ने उठाया है और मार्गों के विस्तार पर लगातार काम जारी है। मार्गों के विकास की इसी कहानी में छिपी है आज के राज की बात। राज की बात ये कि भारतमाला और सागरमाला की तरह ही समानांतर तौर पर चुपचाप गगनमाला प्लान पर भी काम चल रहा है। ऐसा ही कुछ अब हिंदुस्तान में होने वाला है। विकास की गगनमाला हवाई मार्ग के जाल सरीखी ही है जो दिखाई तो नहीं पड़ती, लेकिन इसका व्यावसायिक और सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। राज की बात यह है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के राष्ट्रीय राजमार्गों की हैसियत में बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है। इस कहानी में राज की बात यह भी है कि सड़कों पर मजबूती से उतारे जा रहे प्लान से हमारे देश की हवाई ताकत भी बहुत बढ़ने जा रही है। और राज की बात यह कि अर्श को ताकत फर्श से मिलेगी। आपने ऐसी तस्वीरें कई बार देखी होंगी। लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी में लैंडिंग के लिए हाईवे पर ऐसे टचडाउन हो चुके हैं। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर मिराज को उतारा गया। अगले ही साल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मिराज और सुखोई फाइटर प्लेन उतारे गए। हाईवे की ताकत और एयरफोर्स की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हुई।
लेकिन भारत में इमरजेंसी के साथ ही योजनाबद्ध और सुरक्षित लैंडिंग हाईवे पर हो सके, इसकी तैयारी को हम कह रहे हैं गगनमाला। जिस वक्त देश में राफेल की गूंज हो, वैसे ही वक्त में केंद्र सरकार पूरे देश में युद्धक विमान और छोटे प्लेन उतारने की सुनियोजित तैयारी कर रही हो, ये जानकारी मुझे मिली। फिर मुझे लगा क्या देश के गौरव बढ़ाने वाली इस योजना को जनता के सामने लाना चाहिए। मुझे भी वक्त लगा, मैंने जानकारी जुटाई। खबर तो पक्की थी, लेकिन इतने बड़े स्तर पर चल रही तैयारी से जुड़े कागजात अगर मैं देख पाता, पढ़ पाता तो खबर पुख्ता हो जाती। कोशिश कामयाब रही और मैं अब आपको बताऊंगा सरकार के इस प्रोजेक्ट को मैंने गगनमाला क्यों कहा। इस परियोजना के जमीन पर उतरने का सीधा मतलब है हमारी सामरिक और व्यावसायिक निर्भरता देश के लगभग 500 हवाई अड्डों, एयरबेस, एयर स्ट्रिप्स से बढ़कर देश के तमाम जिलों, कोनों और हाईवेज तक विस्तार ले लेगी। यानी जिन लड़ाकू विमानों और छोटे विमानों के लिए एयरपोर्ट और हवाई पट्टी की मजबूरी खत्म हो जाएगी, और ये तैयारी इमरजेंसी के लिए नहीं बल्कि रणनीति का हिस्सा होने वाली है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब वो दिन लगने वाले हैं कि जब हमें ये डर सताए कि भयंकर युद्ध की स्थिति में दुश्मन सेना हमारी हवाई पट्टियों को नुकसान पहुंचा दे, या फिर आपदाग्रस्त इलाके हवाई पट्टियों से बहुत ज्यादा दूर हो, तो क्या होगा? तो इसका जवाब ये है कि हमारे विमान राष्ट्रीय राजमार्गों पर उतर सकेंगे, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग ही हवाई पट्टी का विकल्प बन जाए। इस गगनमाला वाले प्लान के लिए देश के 28 हाईवे चुने गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने रक्षा मंत्रालय के सहयोग से चुनाव किया है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आपात परिस्थितियों में देश के कोने कोने में यात्री और लड़ाकू विमानों को उतारने लायक हाईवे पर काम शुरू किया। पर्रिकर तो नहीं रहे, लेकिन अब ये योजना साकार हो रही है। इन 28 हाईवे में से कुछ पर काम शुरू भी हो चुका है और कुछ पर काम शुरू करने की तैयारी आखिरी चरण में है। लैंडिंग के लायक हाईवे को तैयार करने में जगह का चयन सबसे अहम है। ज्यादातर हाईवे सीमावर्ती राज्यों पर होंगे, मतलब आप समझ ही गए होंगे। राफेल, सुखोई, मिराज या मिग लैंडिंग के लिए सिर्फ हवाई पट्टियों के ही मोहताज नहीं होंगे। सड़कों पर भी आसमान के ये जांबाज परिंदे जब चाहेंगे तब लैंड कर हर हालात के लिए तैयार होंगे। सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं, रसद पहुंचानी हो या राहत अभियान चलाने हो, यात्री विमान या मालवाहक जहाज रसद के साथ तुरंत उतर सकते हैं और मुसीबत में फंसे लोगों को बड़ी संख्या में बचाकर ला सकते हैं। क्योंकि बाढ़ या किसी भी तरह की आपदा में सेना सिर्फ हेलीकॉप्टरों पर निर्भर रह जाती थी, जो काफी नहीं था। राजमार्गों पर 28 जगहों को चुनने में रक्षा मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय ने 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखा। पहला कि ये एयर स्ट्रिप कम से कम 3 से 5 किलोमीटर तक होंगी। ये इलाके ऐसे होंगे जहां पर राजमार्ग बहुत व्यस्त ना हो, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। साथ ही 2 या 3 राज्यों को जोड़ने वाले इलाके में ही राजमार्ग पर यह हवाई जहाज उतारने की व्यवस्था हमेशा कायम रहे। 3 से 5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप का मतलब ये कि लंबे राजमार्गों का वो हिस्सा जो जरूरत पड़ने पर हवाई पट्टी की तरह काम आए। इनमें से ज्यादातर हाईवे सीमावर्ती राज्यों पर बनाए जा रहे हैं, जहां इमरजेंसी हालात
ज्यादा पैदा हो सकते हैं। भारत के नक्शे पर सरकार की प्लानिंग को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत उत्तर से करते हैं। जम्मू कश्मीर में 2 मार्गों को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए चुना गया है। बनिहाल श्रीनगर मार्ग में अवंतीपुर क्षेत्र में राजमार्ग इस तरह बनाया जा रहा है कि आपात स्थिति में वो रनवे का काम करे और उस पर विमान उतारे जा सके। इसी तरह जम्मू ऊधमपुर मार्ग को भी इस लायक बनाने की तैयारी है। पंजाब के संगरूर में NH-71 पर दोगल हिरना गांव, हरियाणा में सिरसा मार्ग और हिसार मार्ग की एक प्रमुख सड़क को रनवे की तरह तैयार किया जाएगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, अयोध्या, लखनऊ रायबरेली मार्ग भी हवा के साथी बनेंगे। राजस्थान, आंध्र प्रदेश में 3-3 और गुजरात के 4 हाईवे को इमरजेंसी लैंडिंग के काबिल बनाया जाएगा। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2-2 और बिहार ओडिशा में 1-1 हाईवे को इमरजेंसी लैंडिंग के लायक बनाने के लिए चुना गया है। सामरिक तौर पर चीन के पड़ोस में पूर्वोत्तर इलाके में हवाई अड्डों के साथ ही इमरजेंसी लैंडिंग बनाने वाले हाईवे पर खासा जोर दिया जा रहा है। असम के शिवसागर, बरकाघाट, नौगांव, सेनभोग मार्ग और बोगईगांव कुछ विहार मार्गों को मल्टीपर्पज हाईवे बनाया जाएगा। अब तक जर्मनी, स्वीडन, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान जैसे देशों में हाईवे पर हवाई पट्टी की सुविधा है, लेकिन भारत तयशुदा कार्यक्रम के तहत इसे देश के कोने कोने में शुरू करने जा रहा है। तो राज की बात ये कि इमरजेंसी चाहे तकनीक की हो या युद्ध की, हमारी निर्भरता अब एयरपोर्ट, एयर स्ट्रिप या एयर बेस पे नहीं रहेगी। मैंने वो फाइलें पढ़ी हैं, उनका स्टेटस देखा है कि कौन से राजमार्ग पर, कहां पर, कौन सी परियोजना किस स्थिति में है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बस इतना ही। पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि आने वाले समय में हम जहां से भी चाहेंगे वहां से टेक ऑफ कर सकेंगे और लैंड भी कर सकेंगे।